हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भगवान सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस क्लास में। मतलब लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। बच्चे का क्लास चल रहा है इसमें। और ये आपको हम यही कहेंगे कि ये इतिहास का जो सेकेंड चैप्टर है उसका बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो कि मेरे नोट्स में नहीं था, आपको किताब के माध्यम से एसवीपीडी का जो बुक है उसके माध्यम से लेकर के आए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। इसको जहां तक हो सके लिख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए आज की टॉपिक हम लोग की है मौर्य प्रशासन। क्या है? यानी मौर्य वंश का मौर्य प्रशासन कैसे चलता था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, यानी जो राजा महाराजा हुआ करते थे उसकी सेना की क्या स्थिति थी, सेना के बारे में जानोगे। मौर्य प्रशासन का स्तंभ की बात करेंगे तो 4 भागों में बटा है। कितना भागों में भाई? 4 भागों में। पहला केंद्रीय शासन होता करता है, ध्यान दो, केंद्रीय शासन जो सेंट्रल लेवल का। दूसरा नंबर प्रांतीय शासन, जो एक एक प्रांत का एक एक क्षेत्र का। बुझा गई लो? केंद्रीय मतलब केंद्र में जहां राजा रहते थे। दूसरा प्रांतीय, प्रांतीय मतलब प्रांत के जो छोटा छोटा क्षेत्र में हो गया। दूगो भाई। तीसरा नंबर नगर शासन। नगर शासन मतलब कहाँ का? एक नगर का। हर एक नगर का अलग अलग शासन व्यवस्था हुआ करता है। कैसे अभी नगर का हम लोग के यहाँ जो है, नगर में नगर निगम होता है। गांव में जो होता है तुम्हारा क्या होता है, गांव में ग्राम पंचायत होता है ना, तो इस तरीका का। और एक बाद चौथा नंबर ग्राम शासन। कैसे गांव में अभी ग्राम पंचायत होता है, बस यही वाला दिमाग रखिएगा कि मौर्य वंश में भी इसी तरीके का था। कोई दिक्कत है? बोलो एक बार मेचा से। पहला नंबर सेंट्रल लेवल के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको केंद्र सरकार कहते हैं ना, वही मौर्य प्रशासन में केंद्रीय शासन व्यवस्था हो गई। ओकरा बाद बाबू कोनो कोनो क्षेत्र के अलग अलग बांटा गया है। जैसे हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट अलग है, बिहार सरकार, यूपी सरकार, समझ रहे हो ना, झारखंड सरकार अलग है। उसी तरीका का प्रांत को अलग बांटा गया था, तो उसको कौन सरकार कहेंगे? बोल भाई, प्रांतीय सरकार हो गई। एकरा बाद में बाबू तीसरा नंबर हुई, जहां जहां टाउन है वहां पर अभी नगर निगम है ना हो, तो उसी तरीका का मौर्य शासन व्यवस्था में जो टाउन हुआ करता था, नगर होता था, उसके लिए कौन थी? नगर शासन भाई। एक बाद बाबू जहाँ गांव होता रहे वहां पर हो गई। बस कहानी खत्म। कहाँ कुछ है? कुछ है अभी जो है वही है, बस याद रख लो। एक बाद अगर नहीं याद हो रहा, देखो केंद्रीय शासन में वही होगा। केंद्रीय शासन में राजा साता का केंद्र होगा, वही ना होगा हो, है ना। वह जो है निरंकुश नहीं होता था, राजा पर अंकुश लगाया जा सकता था। राजा ऐसे ना ऐसे कीजिए, राजा बात मानता था। ये नहीं कि बस अभी के जो राजा कहीं कहीं के हैं उस पर अंकुश लगाइएगा तो कहेगा कि तुम ढेर हमरे को समझाने चला है। जैसे निरंकुश शासन में कहेंगे उस ससुरा का ढिनिक ढिनिक दा धनक दा काजा काजा घानानंदवा। चाणक्य आए उसको समझाने के लिए तो उनको ही समझा दिया, समझ रहा। तो उसको क्या कहेंगे? निरंकुश शासन बोलेंगे, कहेंगे ना। उस पर अंकुश नहीं लगाया गया, वो जो कर रहा है वो सब कर रहा है। अयासी कर रहा था, कहने के बाद उसको खराब लग जा रहा था, है ना। तो ऐसे ही से तो पूरा उसका उतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया। ठीक है, तो वो घड़ी के जो राजा थे मौर्य प्रशासन में। अच्छा कभी सुने हो कोई कहता है हम अशोक के वंशज है, हम मौर्य वंश के वंश नहीं। वंश जो है इस तरीका का दबदबा जो है, गलत कोई काम ही नहीं किया है, समझ रहा ना। उतना उसका साम्राज्य विस्तार था लेकिन गलत कहीं कुछ नहीं किया, जो किया सही किया, समझ रहा ना। ये चीज है। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो राजा होता था वो केंद्र का मेन बिंदु होता था, वो उस पर मंत्री परिषद का अंकुश था। मंत्री परिषद राजा पर अंकुश लगा सकता है। राजा ऐसे ना ऐसे कीजिए, राजा वो बात जो है मानता था। बात समझ रहा ना। अंकुश का मतलब उस पर दबाव। चाणक्य ने सुने 7 गो अंग बताए हैं राजा का। कै गो? कै गो? मौर्य परिषद 7 गो। पहला 1 नंबर में सबसे ऊपर, बोलो ये लड़का समझ यार, ना तो करिया मेरा मिलेगी। देख 1 नंबर में राजा, भैंसी जैसन, रात को हंसेगी देख ही खाली दांत दिखेगा। देख 1 नंबर में काचे, 2 नंबर में अमात्य, सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे, उसके नीचे जनपद, जनपद के नीचे दुर्ग, दुर्ग के नीचे कोष, कोष के नीचे है दंड, दंड का मतलब न्याय और बल जिस पर दिया जाता है। और इसके बाद नीचे मित्र। ये बताया गया है, ये सब 7 गो अंग है ना केंद्रीय शासन व्यवस्था का, समझ रहा ना।
ऑब्जेक्टिव में ऐसे देखो मंत्री परिषद यहाँ से आएगा, हाई देखो आप जब लिखिएगा तब ब्लैक पेन से फेयर कीजिएगा। सबका फेयर चेक करेंगे जो कौन कितना जबरदस्त बना कर लाया है। जिसका सबसे जबरदस्त फेयर होगा उसको मेरे तरफ से एक टॉफी इनाम में जाएगा, अच्छा वाला टॉफी। हम वादा कर रहे हैं जिसका फेयर सबसे जबरदस्त होगा इसका मेरे तरफ से एक टॉफी इनाम में जाएगा, ठीक है। हाँ तो खाए वाला तो पहने वाला खाए ना वो तो मंत्री परिषद इसमें 12 से 20 तक। बोल बाबू ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा मर प्रशासन में कई गो मंत्री? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मिनिमम 12 मैक्सिमम 20, यानी 12 से 20 तक होते थे। कोई दिक्कत? आगे सुनिएगा। और प्रत्येक मंत्री को पूछेगा कितना वेतन मिलता था, सैलरी 12,000 पौंड मिलता था। पौंड के अभी रुपया है तो जेंगा अभी रुपया है उस तरीका का पौंड हुआ करता था। बुझा गया? क्या बुझाया? जिस तरीका का अभी रुपया है वो घड़ी का मिलत रहा है पौंड, ठीक है। ये साल भर का है। वार्षिक वेतन मतलब सलीना 12,000 सलीना, ये नहीं कि मंथली। हाँ 12,000 पर सालाना एक साल में। आमत्य यानी मंडल, देखो राजा के नीचे जो आमत्य था, तीर्थ केंद्रीय शासन सुविधा की दृष्टि से कई भागों में बांट दिया गया था आमत्य में, जिनको आमत्य को क्या कहा जाता था? तीर्थ। क्या कहा जाता? तीर्थ। प्रत्येक तीर्थ यानी विभाग का अध्यक्ष पूछेगा महामात्र। एक कई बार क्वेश्चन आया है कि जो प्रत्येक विभाग का महामात्र का अध्यक्ष कौन होता था? अमात्य होता था। कौन? अमात्य कहलाता था। अर्थशास्त्र में कुल 18 गो तीर्थों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में पूछेगा, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है ना, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें कई गो तीर्थ का उल्लेख किया गया है? 18 गो तीर्थ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक तीर्थ का प्रधान समाहर्ता, जिसका काम राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखना होता था। राज्य में कितना इनकम आया, कितना खर्चा हुआ, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता था, ये राजा के नीचे जो होता था अमात्य, उसी का काम होता था। देख भाई, ये भाई राजा के नीचे जो अमात्य होता था उसका ही काम होता था देख रेख करने का, कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। समझ रहे हो ना? बुझा गया ना? वही वाला चीज होता था। यह राजस्व कहा, मुंशी जी एक तरीका का, यह राजस्व का एकत्रित करता था। राजस्व मतलब टैक्स, टैक्स, टैक्स। राजस्व मतलब टैक्स। जो कर आता था वो कर को एकत्रित करने का, कर को इकट्ठा करने का काम किसका होता था? आमत्य ऑप्शन में दे दे तो या ऑप्शन में तीर्थ दे दे तो दोनों बात क्या है? एक ही है। देखो ना, आमत्य तीर्थ, आमत्य मंडल को ही तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक तीर्थ यानी विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? महामात्र। तो ज्यादातर अभी तक बाबू जो क्वेश्चन है देखो ना, है ना, तुम्हारा भी आगे फोटो छपेगा, उधर नहीं इधर देखो। ये काले कलूठा चेहरा भले करिया है लेकिन जो बोलता है ठीक बोलता है। देखो, अध्यक्ष का महामात्र अमात्य कहलाता था। कौन अमात्य कहलाएगा? जो अध्यक्ष होता था। इसका काम क्या होता था? टैक्स को असूलना। समझ रहा ना? इसका काम होता था। समझ रहा ना? और शास्त्र में कुल कई गो तीर्थों का उल्लेख है? 18 गो तीर्थ का उल्लेख है मौर्य प्रशासन में, ठीक है। आय व्यय का ब्यौरा बाबू पूछेगा कौन रखता था मौर्य प्रशासन में? कौन रखता था? अरे महामात्र कहे या अमात्य कहे, बुझा गया ना? महामात्र को ही अमात्य कहते हैं। चिड़िया वही है, पूछ रंगी हुई है। समझ रहा ना? यह राजस्व को क्या करता था? एकत्रित करता था। पूछेगा इसका काम क्या है? तो राजस्व को एकत्रित करना यानी टैक्स को क्या करना? एकत्रित करना होता था। समझिए, प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन यानी एगो प्रांत का काची का सीधा बैठ जवानी में पूरा टाइट बैठ ना, क्या कि वो समय में 4-5 घंटा बैठे के पड़े ना, टहनी में शायद कम देर बैठे का। कितना देर बैठना होता है जी? है? बोलो साहब, नहीं जानते कितने घंटा? 1 घंटा बस, तब ठीक बा। है? बाप रे बाप, मर जाता है आदमी। 4-5 घंटा कम से कम 3 बार शायद बोलना ही है कि ना हो? आगे भी तो कुछ होता होगा ना उसके पहले। आज सुबह में बढ़िया है। प्रांतीय शासन पर अब देखो यहाँ पर 1 नंबर आमत राजा के नीचे बता दिए। हर जगह पीछे वाले क्या मुस्कुरा रही है, सभी सब सोच रहे का समझ नहीं है कोई हो जाए। अच्छा कोई बात नहीं है, वो कर लिया। देखो प्रांतीय शासन, प्रत्येक अशोक के अभिलेख में निम्न 5 प्रकार के उल्लेख मिलता है। कई प्रकार के? 5। देखो, पहले बाबू
उदीच्य यानी उत्तरापथ होता था। राजधानी इसकी कहाँ थी? तक्षशिला। बताए थे ना 5 गो हो, तो वही वाला है ना, नामों दे दिया हो, मैं नाम नहीं है नोट्सवा में। उदीच्य यानी उत्तरापथ, राजधानी इसकी तक्षशिला पहला। दूसरा अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ थी अवंती की, ये पूछेगा अवंती की राजधानी उज्जैनी। तीसरा कलिंग था, जिसका लड़ाई हुआ था। कलिंग की लड़ाई कब हुई है? दूसरे सदी। उसी में इस अशोक का क्या हुआ? कलिंग की राजधानी, कलिंग की राजधानी बोलो सब, तो साली। एक बाद चौथा नंबर दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। समझ रहे ना, पर्वत है, पहाड़ है। इसके बाद प्राच्य है, देखो ना, प्राची किसी का नाम है, उसी से याद रखिए नाम से प्राच्य। प्राच्य की राजधानी प से प्राच्य, प से पाटलिपुत्र, याद रहेगा ना। एक बाद में 5 गो खत्म। प्रांतों के राज्यपाल प्रायः कुमार कहलाते थे। स्टार मान लीजिएगा जब बनाइएगा ना इसको फेयर, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर ले। जो बाबू प्रांत के जो राज्यपाल होते थे, राज्यपाल समझते हो ना, तो अभी जैसे राज्यपाल हो गया, जिसको गवर्नर कहते हैं, तो हर एक प्रांत का एरिया का जो गवर्नर होता था वो क्या कहलाता था? राजकुमार। क्या कहलाता था? राजकुमार की कुमार, कुमार कहलाता था। समझ रहा ना, कुमार का मतलब होता है राजा। समझ रहा ना। नेक्स्ट, अब तीसरा नंबर बाबू है हीरो, देख तीसरा 2 गो बता देनी। तीसरा नंबर नगर प्रशासन है, जो कि नगर का देखरेख होगा। मेगास्नीज के अनुसार, जो मेगास्नीज विदेशी यात्री था, किसका वो राजदूत था? बताओ सब। किसका? सेल्यूकस निकटर का था ना। हो किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ना। तो जब आया तो ये किताब लिखा जो एग्जाम में पूछता है, कौन किताब का नाम क्या है? इंडिका। तो इंडिका नामक जो पुस्तक लिखा, वो पुस्तक में क्या लिखा है? वो मेगास्नीज के अनुसार, मतलब उसके अनुसार जो पुस्तक लिखा है, नगर का शासन प्रबंधन 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। बोल बाबू, कै गो? 30 आदमी मिलकर नगर को चलाते थे। सुन लो, कै प्रांत में बटल था? 6 गो समिति था। कै गो? 6 गो समिति था। अब प्रत्येक समिति में बटल था। प्रत्येक समिति में कै गो सदस्य थे? 5। तो 6 पचे 30। बोलो 30 गो पूरा होता था क्या चीज? आदमी, नगर को चलाने वाला। तो 30 गो जो व्यक्तियों की संख्या होगा, उसको कै गो समिति में बांट दिए? 6 गो। आज 6 समिति में बांट दिए। एक समिति में कै आदमी? 5 आदमी। तो 6 पचे 30। याद भइल? बोलो नगर प्रशासन में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना? सदस्यों की संख्या बोल बाबू? 30 गो। इसके बाद समिति कै गो में बटल था? 6 गो। समिति बुझाला ना, प्रांत अलग अलग। आ एक समिति में कै गो सदस्य? 5 गो। तो 6 पचे 30। बुझा गए? तो याद रखियो है 6 गो समिति आ बटल कै गो था? 5 गो में। सुना 5 गो कवर। बाबू जो कढ़ाई बुनाई फिराई जो करता था, उसके लिए पहला होता था जिसका नाम था शिल्पकार समिति, यानी शिल्पकारी करने वाला। कौन करने वाला? शिल्पकारी। दूसरा होता था वैदेशिक समिति, जो विदेशों से संबंध रखता था, अलग अगल बगल के राज्यों से। तीसरा नंबर बाबू जनसंख्या समिति, जो काउंटिंग करता था कहाँ की जनसंख्या क्या है, कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है वो। एक बाद में चौथा नंबर वाणिज्य व्यवस्था। वाणिज्य मतलब बाबू होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार, ट्रेड। कहाँ पर किस राज्य से कितना व्यापार हो रहा है, क्या आया क्या गया, इसका ब्यौरा रखता था। तो वाणिज्य व्यवसाय समिति। 5वां नंबर वस्तु निरीक्षण समिति। कहीं पर कोई वस्तु बन रही है ना राज्य में, तो उसका जांच पड़ताल करना है कि किस तरीका का घटिया बन रही है कि अच्छा बन रही है ना। तो 5वां नंबर वो होता था वस्तु निरीक्षण। कर समिति। कर समिति का काम क्या था? टैक्स सुनना, कौन राज्य से कौन से क्षेत्र से कितना टैक्स आया, आय व्यय का ब्यौरा। समझ रहे ना। तो ये हो गया। अब बता दिए। अब आइए गांव में। कौन नाम आइए? गांव में। चौथा है ना हो ग्राम शासन। तो देखो ग्राम शासन का मुखिया पूछेगा या पूछा गया है। ग्राम शासन का मुखिया ग्रामिक या ग्रामीणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामिक या ग्रामीणी। ग्राम में एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो कि ए वाला मस्ट भी है, ये भोजक। कचे 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 भोजक। पूछेगा भोजक का संबंध कौन प्रशासन से है? मौर्य प्रशासन के। मौर्य प्रशासन के कहाँ से संबंधित है? ग्रामीण सभा, ग्राम सभा से। समझ रहा है ना। तो ये भोजक होता था। कोई दिक्कत? भोजक बुझा गए? देखो प्रांत मंडल में, जो बाबू प्रांत मंडल था, इस मंडल में आहार, आहार अभी जो जिला होता है ना हो, तो वही ना जिला में बटल था, जिसको आहार कहते थे। उस जमाने में क्या कहते थे? अभी जिला होता है ना, तो क्या कहा जाता है? आहार कहा जाता है, जो बटल था। अब एक बाद में चौथा के बाद कई नंबर है?
यहाँ पर 5 नंबर नहीं दिया है, आप जो है ना जब बनाइएगा तो ये 5 नंबर डाल लीजिएगा। सैन्य व्यवस्था, क्या व्यवस्था? सैन्य व्यवस्था, सेना का। सेना के 6 गो विभाग थे, कै गो? बता दिए हैं पहले वाला में, जो आपके नोट्स में दिया है। एगो पैदल चले वाला सेना, एगो अश्व सेना मतलब गधा पर सवार। अच्छा, अश्व मतलब वो, सॉरी, अश्व मतलब घोड़ा होता है, वो हमकरा बुझाएला गधा वाला यार। अश्व मतलब काचे? घोड़ा। एक बाद हाथी सेना, जो अस्थि सेना उसमें लिखा होगा, है ना, गजा। एक बाद में रथ पर सवार। नौ सेना मतलब नेवी वाला, है ना। एगो सैन्य यातायात विभाग बताए थे, जो सेना का यातायात जहां जाती थी, यही ना था वो। मौर्य के पास, माने चंद्रगुप्त मौर्य के पास मौर्य वंश में एक विशाल सेना थी, जहां राजा अपनी सेना का कमांडर इन चीफ होता था। पूछेगा कि सेना का कमांडर इन चीफ यानी सर्वे सर्वा कौन होता था? राजा। बुझा गया? सब कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया सबका बाप, सबका कमांड रखने वाला। राजा कह दे, जैसे कहे उसी तरीका का सेना को काम करना है। और ये राजा के नीचे बाबूआ सेनापति हो गया। सेनापति को दिया जाएगा कि तुम इस सेना का कमांड संभालो, लेकिन उसका आदेश कौन देगा? राजा देगा कि वार आक्रमण, तो आक्रमण चल देगा, लड़ना शुरू कर देगा सब। ये ना कि सेनापति के कहने पर लड़ेगा। कौन आदेश देगा? राजा। तो इसीलिए इसको देखो कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है, समझ रही हो ना। कमांडर इन चीफ का मतलब कमांड करने वाला सबसे चीफ व्यक्ति, सबसे मेन व्यक्ति कौन होता था? राजा होता था। याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है न्यायालय। सम्राट न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो राजघराने में जो न्यायालय होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, जहां पर न्याय होता था, उसमें का सबसे सर्वे सर्वा कौन होता था? राजा होता था। कौन? राजा। राजा ही मतलब न्यायालय का सर्वे सर्वा होता था, वही जो निर्णय देता था। तो राजा का निर्णय ही अंतिम निर्णय कहलाता था। समझ में आ गया? सिक्का मस्त भी आई बा, एम से सिक्का में से कुछ क्वेश्चन छूट गया था, इसीलिए इसको आपको हम भेजे हैं। देखो बाबू, बुद्ध काल में आहत यानी 5 मार सिक्के चलते थे। आहत का मतलब चोट मार के, काची? चोट मार के। जिसको चोट मार के, जिसको मतलब पीट पीट के जो बनाया जाता था, उस सिक्कों को क्या कहते थे? आहत। उस पर 5 मार्क होता था। जैसे कोई सिंबल देना है तो वहां पर रख दिए, उसके बाद उसको क्या कर दिए? पीट दिए। तो पीट दिए तो उग जाएगा कि नहीं उगेगा? तो यही 5 मार्क सिक्का चलता था। पूछेगा कौन काल में? बुद्ध काल में। और मौर्य काल में चलने वाले सिक्के जो है वो स्वर्ण सिक्के होते थे। कचे? स्वर्ण। सुनिए, मस्त भी आई रे बबिया, अरे बाप सुन, स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? याद भाई? सोना के सिक्के को, सोना के सिक्का को पूछेगा। ये कई बार पूछा गया है, गलती बच्चा करके आया है। कौन काल में? मौर्य काल में। बुझा गया? मौर्य वंश में सोना के सिक्का का नाम क्या है? सबसे महंगा सिक्का सोना का सिक्का, स्वर्ण सिक्का, जिसका नाम क्या है? निष्क। सोना के बाद क्या वाला? चांदी। चांदी के सिक्का का नाम क्या है? करसापन। क्या है? पूछेगा चांदी का सिक्का का नाम, सोना का सिक्का का नाम निष्क। समझ रहा ना? सोना हो गया, चांदी हो गया, तीसरा नंबर में तांबा। तांबा के सिक्का को काकी नहीं, काकी याद रहेगा? काकी, काकी मतलब चाची को कहा जाता है। तो तांबा के सिक्का को क्या कहा जाता था? काकी नहीं। क्या कहा जाता था? काकी नहीं। कोई दिक्कत? सोना के सिक्का को निष्क, चांदी के सिक्का को करसापन, तांबा के सिक्का को कहे तेरा मुंह में दही जमल बा, बोल दा, मुंह खोल दा, बोल दा, बोला बोला बोला। हाँ 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 बउआ, अगर तू पढ़ले हो कबा, अगर हमारा पढ़ाई में दम होई तो तू पक्का बोलब, जरूर बोलब, मुंह खोलब। हाँ लड़कियां बोलती है। देखा बउआ, बतावा, चला बउआ बतावा था तने, चला बतावा। टकसाल का अध्यक्ष कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष। टकसाल क्या होता है, कोई बताएगा? जहां पर बउआ सिक्का ढलता है, जहां सिक्का का ढलाई होला, क्या कहा जाला? टकसाल। कोई दिक्कत है?
आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी टकसाल क्या होता है, जहां पर क्या ढलता था, सिक्का ढलता, उसको क्या कहते हैं, टकसाल। और टकसाल का जो मेन सर्वे सर्वा जो होता है उसको क्या कहते हैं, लक्षणाध्यक्ष। कोई दिक्कत है? जो लक्षणाध्यक्ष है इंपोर्टेंट है, जो भेजे हैं बहुत भी आई है। मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला, सुन लो, बताओ तनी, सुनो ना। मुद्रा का परीक्षण करने वाला, निरीक्षण करने वाला, जांच पड़ताल, जो लिखल ओकर परवाची हम ना बोल सकीले, गजब हाल है। मुद्राओं का, जो मुद्रा है, जो पैसा है, उसका जांच पड़ताल करने वाला है ना, परीक्षण करने वाला जो होता था अधिकारी, उसको रूप दर्शक कहते हैं। कौन दर्शक? रुपया, रुपया का दर्शन करने वाला, रुपया का दर्शन करने वाला, रुपया प्लस दर्शन, तो रुपया में से या खत्म कर दिया रुपये, एक बाद दर्शक, याद भाई, रुपया का दर्शन करने वाला, मुद्रा का जांच पड़ताल करने वाला को क्या कहते थे, रूप दर्शक। क्या कहते हैं, रूप दर्शक। कोई दिक्कत है भाई? सिक्के के साथ साथ वस्तु विनिमय भी प्रचलित था, वाटर सिस्टम, वस्तु से वस्तु का लेन देन, किसे, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। बुझाएगा? जैसे तुम घड़ी पहनी है ना, जो ना घड़ी अच्छा लगा, ये मेरा वाला ले लो, अपना वाला दे दो। अब यहाँ पर सुनिए, दो बात हुआ, उसको मेरा घड़ी पसंद आएगा तो कहेगी ठीक है आप अपना दे दीजिए, उसका हमको पसंद है, वो नहीं दी तो यहाँ पर मैटर क्या हो गया, गड़बड़। दोनों पक्षों का मेल होना जरूरी है, बार्टर सिस्टम है कि ना हो, दोनों पक्षों का मेल, दोनों पक्षों का मेल होगा तब ना। मान लो अभी नहीं दी घड़ी, घड़ी देख लिया हो, ठीक है, बॉइस गल दिमाग में, जाएंगे दुकान पर, पॉकेट में पैसा निकालेंगे, कंपनी का घड़ी था, मिल जाएगा। बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत होता था, दोनों पक्षों का मेल होगा तब क्या होगा, विनिमय होगा। लेकिन मौद्रिक प्रणाली में भाग में जा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पैसा में जाकर खरीद के लेके आ, काहे कहेंगे कि भाई चाहबे करी, नहीं जा अपन रख लो। का बात समझ में आ गया भैया? तो ये पूछेगा आपका, इकोनॉमिक्स में ही पूछता है या इसमें भी, कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, कठिनाई दोनों पक्षों का, समझ रहा ना। एक बाद में और ही था वस्तु विनिमय, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, खैर हिस्ट्री है इसमें, तो बात समझ गए बाबू। सिक्का के साथ साथ क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, जाना के बार्टर सिस्टम कहते हैं, बार्टर सिस्टम इंग्लिश में। अब सुनिएगा, मौर्यकालीन कला स्थापत्य की बात करेंगे, उघरी का, यानी मौर्यन आर्ट एंड द आर्किटेक्चर, कैसे कैसे आर्ट होता था, क्या क्या मतलब बनता था, सुनिएगा। राजप्रसाद, कचे राजप्रसाद का मतलब राजभवन, राजप्रसाद मतलब, जरा राजप्रसाद ना पता हुई, कॉपी में राजभवन अपन लिख लीजिए, फेयर करी था, सुन लो। राजभवन, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद वस्तु कला का बेजोड़ उदाहरण है। वस्तु कला का मतलब हुआ आर्किटेक्चर का एकदम जबरदस्त उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जब चीनी यात्री फायान आएगा तो देखिए क्या बोलेगा, फायान, क्या लिखा है, फायान, फकर फा ह में या न फायान लिखा हुआ है। फायान के अनुसार यह प्रसाद जो है मानवकृत न होकर देवों द्वारा निर्मित है, फायान कहता है। अब अभी आसो, जब फायान आया ना तो देखा चीनी यात्री, फायान कहा, माय गॉड, ये माय गॉड, हाँ, लकड़ी का बना हुआ, इतना मस्त डिजाइन, ये जो खिड़की दिख रहा है में मोर, तोता, ओ माय गॉड, स्नेक, ओ माय गॉड, ये लकड़ी का बना हुआ, इतना जबरदस्त, क्या इसे आदमी बनाया होगा ना? एकदम नहीं। कौन बोला, कौन बोला, फाया, कहा कि ये मानव नृत्य हो ही नहीं सकता है, ये देवताओं के द्वारा बनाया गया है। कौन बोला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना मौर्य व्यवस्था पर चली। उसकी जो बाउंड्री थी ना, चार दीवारी, जो अगल बगल का लकड़ी का बना था, लकड़ी का, वो भी बहुत जबरदस्त नक्काशी किया गया था, सोच लो। ये सब मनुष्य ही बनाए थे, लेकिन ये बताया है कि मनुष्य के द्वारा नहीं बना गया होगा, ये देवताओं द्वारा बनाया गया। कहने का मतलब इसका है कि नगर
व्यवस्था जो थी, जो यहाँ पर राजप्रसाद की जो यहाँ पर वस्तु कला जो था, वो वस्तु कला बहुत ही जबरदस्त उदाहरण था। आप अच्छा देखते हो ना, पहले के बउआ है हीरो, पहले के कोनो बिल्डिंग उल्डिंग देखिए अगर टूटा हो, अभी 20 इंची वाला दीवार, वो में देखिएगा उसमें जो खिड़की लगा होगा, है ना, उसमें का एक ही को जो चौकट केवाड़ी होगा, जो डिजाइन होगा, आज के कलाकारों से, आज के मतलब बढ़ई लोग से वो डिजाइन नहीं बनेगा। हमार दादी के पलंग है, पलंग करे कि वो थी सेनुक, सेनुक जाना लो, संदूक, संदूक, वो संदूक में जो है ना जब फूल बनावल है, बाप रे ससुरा, वो गजब जबरदस्त है, समझ रहा ना, वो बहुत पहले के जमाना का, वो बहुत जबरदस्त लगता था, है ना। तब चौकाठवा पर देखे लो ना केंग केंगा वो बनावा रहता है, वो बेजोर एग्जाम्पल इसी तरीका का पहले हुआ करता था, है ना। देखो देखो ये चीनी यात्री जो फायान क्या है, चीनी यात्री है, नीचे लिखा गया है। देखो स्तूप क्या होता था, जो ए बाबू स्तूप आपके अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पूरा स्तूप पढ़ाएंगे, सुन लो, ये VVI। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया था। कितना? 1 2 3 4 5 10 80 82 83 हजार नहीं, बल्कि कितना हजार? 84,000 स्तूप बनवाया था अशोक। बुझा गया? स्तूप का मतलब जैसे इस तरीका का होता था, जो गोल हुआ करता था, है ना, इस तरीका का, ठीक है। ये मेधी है, ये आपको स्तूप हम बताएंगे बाद में, ठीक है, यही स्तूप है, ठीक है। जहां पर यहाँ पर गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी हड्डी को, उनके मतलब जहां पर हड्डी हो गया, वहां पर कहीं कुछ कुछ रख दिया गया, कहा जहां जहां वो गए थे वहां पर इस तरीका का स्तूप बनवा दिया गया, ठीक है। इस सब आपको 84,000 अशोक बनाया था। कितना? इस तरीके का 84,000 बनाया था स्तूप, ठीक है। अब बता रहे, अभी थोड़ा देर में आपको स्तूप बताएंगे, ठीक है, अभी बस स्तूप दिखा रहे हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। यह अतिशयोक्ति हो सकता है, मगर वेन सांग इसको 80 स्तूप को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। कौन देखा था? वेन सांग अपनी आंखों से स्वयं देखा कि अशोक कितना, अशोक जो है कितना, 80,000। सांची का स्तूप मौर्य वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सांची का स्तूप जो है मौर्य कला का सबसे एकदम जबरदस्त उदाहरण है। अब एक बाद है कैसे, यह अतिशयोक्ति हो सकती है, मतलब में भी हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन इसमें कहा गया है ना, वेन सांग अपने आंखों से देखा था कि 80 गो स्तूप कौन बनवाया है? अशोक। लोक कला, कौन कला? लोक कला। सुनिएगा, मौर्यकालीन लोक कला का सर्वोत्तम उदाहरण और विशाल यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा है। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा ध्यान में रखिएगा, अभी बता रहे हैं, दिखाएंगे आपको, है ना। तो ये लोक कला भी बहुत ही क्या है, जबरदस्त उदाहरण है। इस मथुरा जिला के परखम गांव से प्राप्त यक्ष मूर्ति मणिभद्र एवं पटना के दीदारगंज से प्राप्त चवरधारिणी की यक्ष प्रतिमा मिली है। यक्ष की प्रतिमा आपको बताएंगे कि ये क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा, समझ रहा है ना। देखिए आगे है श्रेणियां, क्या है? श्रेणियां का लिखा है गाइडल्स। मौर्य काल में व्यवसायी और शिल्पकारी श्रेणी अलग अलग होते थे, नहीं होता है, लोग का समूह अलग अलग होता है। तब व्यवसायी लोगों का समूह अलग होता है, शिल्पी लोगों का समूह, बुझा गया? शिल्पी मतलब बुझाता है जो शिल्पकारी करते हैं, कढ़ाई, बुनाई, फराई, फलवा ढिमकनवा, जो भी नहीं आता है, नाम के मतलब अपोजिट है। रोटी पकावे आता है भाभी? जला देती है। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर बनावे, मैगी बनावे, मुंह बनावे वाला, बस इतना काफी। कुछ काहे नहीं आ रहा, ये तो आ रहा है ना, बस इसका शिल्पियों के जीवन का कार्य और नियंत्रण था, शिल्पकारियों का। इसके माल पर सरकार 10% कर लेती थी। जो शिल्पकार लोग अपना जो सामान बनाने के लिए जो माल मंगाते थे, उस पर सरकार कितना परसेंट? 10% कर लेती थी, टैक्स लेती थी। कोई दिक्कत है? साहूकार जो ऋण देते थे उस पर 15% ब्याज लेते थे। जो साहूकार, जो सेठ लोग जो कर देगा किसको? ये शिल्पी लोगों को, उस पर जो ससुरा जब साहूकार देगा तो कै % लेगा? 15%। यही से तो साहूकार सब माले माल था, यानी कमाए धोती वाला खाए
टोपी वाला, यही था, समझ रहा ना? हाँ वो सब। हाँ हाँ। ए बाबू भाई देखा सा, ए हीरो, ए ओ माय डियर लुक हियर, आई एम टीचिंग हियर बट यू आर टॉकिंग देयर, भाई। शुंग वंश, कौन वंश? शुंग वंश के बारे में हम पढ़ाए थे, तो लड़की वाला ही गुनता नहीं मैं, सीधा बैठा था एकदम पूरा ऐसा टाइट। हाँ देखा, शुंग वंश बताए थे, शुंग वंश नहीं बताऊंगा, नोट्स में नहीं दिया है, सुनिएगा शुंग वंश के बारे में। जो सबसे जबरदस्त नोट्स बनाएगा कम से कम 10 रुपया का, उसको मैं अपने तरफ से टॉफी खिलाएंगे। भगवान की तरफ से 10 रुपया निकल गए, कम बा। मौर्य देखा है, शुंग वंश, मौर्य वंश के अंतिम शासक, क्या नाम क्या था? थोड़ा सा यहाँ से अब थोड़ा सा हैंग बताए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बा। मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या है? बृहद्रथ। क्या है? बोलो देता नहीं कचे, अभी ना बोले, बोलते चढ़ के बृहद्रथ। तब मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक का ओकरा का बोल रहे? बृहद्रथ को मारकर उसका प्रधान सेनापति, बाप रे ससुरा सेनापति मार दलस, यही से सेनापति पे विश्वास ना करेंगे। उसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। बोला मौर्य वंश के बाद कौन वंश आएगा? शुंग वंश। कौन वंश? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक, बोलो क्या नाम था? बृहद्रथ को कौन मारा? उसका प्रधान सेनापति, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। तो यही पुष्यमित्र शुंग मारेगा बृहद्रथ को, और 185 ईस्वी पूर्व में मारेगा। और मौर्य वंश का शासन बताया था ना 185 तक, तो वही 185 में मारेगा। कौन वंश की भव्य स्थापना हो जाएगा? शुंग वंश। कोई दिक्कत? याद भाई, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग। कब मारा? 185 में। और जब उसको मारेगा तो मौर्य वंश समाप्त। और मौर्य वंश के बाद कौन वंश आ जाएगा यार? शुंग वंश। क्योंकि मारेगा पुष्यमित्र शुंग, अपने नाम पर रखेगा शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश, जिसके बारे में पढ़ने जा रहा है। सुनना, पुष्यमित्र जो था ना वो वीर योद्धा था, पूरा जो है बृहद्रथ जो है उस पर विश्वास करता था। याद रखिएगा, कुछ भी हो, कोई भी राजा हो, जैसे हम मान लो कोचिंग के डायरेक्टर है, कोई टीचर चाहे किसी पर आंख मूंदकर हम भरोसा कर ले, है ना, सारा उसके हाथ में कमान देते तो बिहान भैया वो पक्का तेगलई करेगा। इसलिए मेन कमांड अपने हाथ में होना चाहिए। बृहद्रथ ने क्या किया? पूरे कमांड किसको दे दिया? किसको दे दिया? सेनापति को दे दिया। जानते हो, और ये सेनापति बाबू क्या था? ये सेनापति जो था वीर योद्धा था, यानी इससे जो है ये क्या था? ज्यादा ताकतवर था, योग्य सेनापति था, चतुर कूटनीतिज्ञ था, मतलब तेगलई करे वाला, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ समझता है ना, कूटनीति जाने वाला, झूठ साच बोल करके, समझ रहा ना, वही। और एक महान शासक भी था। जब सब गुण एकरा अंदर रहेगा तो ये काहे भाई सेनापति बन के रहेगा? बनेगा सेनापति नहीं, ये मार दिया। किसको मार दिया? और जानते हो ये बृहद्रथ था तो ये तो मौर्य वंश का था, जो कि मतलब मौर्य वंश जो आता है कुशवाहा जाति से, कोयरी जाति से आता है। समझ रहे? सम्राट अशोक जो थे वो सम्राट अशोक जो है कुशवाहा थे, कोयरी थे, समझ रहे ना? तो ये सम्राट अशोक जो है वो सम्राट अशोक का ही मतलब अंतिम जो है उस वंश का रहेगा बृहद्रथ, उसको मारेगा। और एकदम विश्वास करता था कि नहीं पुष्यमित्र शुंग है जो ब्राह्मण है। तब पंडित जी लोग पता नहीं ज्यादा विश्वास कर लिया था। अब पंडित जी क्या कर दिए? धोखा कर दिए, विश्वास को विश्वासघात में बदल दिए। अब विश्वासघात करके मार दिए किसको? राजा को, बृहद्रथ को मार दिए। और वहीं पर कौन वंश आ गया हो? कौन वंश? शुंग वंश। एकदम इंटरेस्टिंग से समझो कहानी को, तब वही जाकर इतिहास में कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो फिर 90+ आएगा। देखो ये ब्राह्मण थे। कौन ब्राह्मण थे? कौन? अरे कौन? पुष्यमित्र शुंग। ये पंडित थे, ब्राह्मण थे। और उसने 36 वर्ष, कितना यानी 148 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। कितना तक? 148।
यानी 185 से लेकर 148 ईस्वी पूर्व तक जोड़िएगा तो 36 वर्ष पूरी जाएगा। समझ रहा ना, बुझाया? 185 से लेकर कहाँ तक? 148 तक। जो अगर शुंग वंश होगा ना तो इसमें इसका जो बात करेगा पुष्यमित्र शुंग का, है ना, तो उसका 100 कितना से हो? 185 से लेकर 100 कितना? 148 तक शासन। ये नहीं ठीक दिख रहा, बारका सा लिखना पड़ेगा। ठीक, देखो ये जो पुष्यमित्र शुंग था इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, क्योंकि राजा कुमार का शासक बना। मौर्य प्रशासन, मौर्य वंश के बारे में जानते हो, पहले से शक्तिशाली है। तो जब ये आया ना, जब सत्ता में, तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। पूछता है अश्वमेध यज्ञ राजा सम्राट चक्रवर्ती बनने के लिए कराता था, यानी अश्व का घोड़ा भेजाया कि भाई कौन है जो हमसे लड़ना चाहता है ना, आओ लड़ो। समझ रहा ना? तो कई बार कराया था? कौन कराया? कौन कराया? पुष्यमित्र शुंग। कई बार? 2 बार कराया। क्या कराया? अश्वमेध यज्ञ कराया। शुंग वंश के अंतिम शासक, अब देखो एक और भाई, ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसका अंतिम शासक आया, उसका नाम क्या था? देवभूति। याद रखिएगा, पहला शासक पुष्यमित्र शुंग। बोल बुआ, पहला शासक पुष्यमित्र शुंग का जो था वो शुंग वंश का पहला शासक था, जिसने शुंग वंश का स्थापना किया। इसका अंतिम शासक देवभूति को मारेगा उसका मंत्री। ये हुए भाई, के मरलास? देवभूति को उसको मंत्री मारेगा, उसका नाम क्या रहेगा? वासुदेव। वासुदेव कणव। क्या नाम रहेगा? वासुदेव कणव। किसको मारेगा? वासुदेव कणव किसको मारेगा? देवभूति को। बाबू जो कणव मारेगा, कणव, कणव, कौन? कणव। कई ईस्वी में? 75 ईस्वी पूर्व में जब मारेगा। देखो है ना, 185 है, 148 है, उसके बाद में और भी शासक आया होगा। 75 तक राज करेगा सब। अब 75 में जब मारेगा तो कणव वंश की स्थापना हो जाएगी। कौन वंश? जो आप फेयर कीजिएगा ना माय डियर, तब फेयर कीजिएगा तो एक चीज लिख देते हैं, उसको आप जो है वो जरूर जो है वो लिख लीजिएगा। देखो ये शुंग वंश ये कब से कब तक? 185 से कब तक चला है? बोलो तो। 75 ईस्वी तक चला है ना, ईस्वी पूर्व तक? उल्टा है ना। 185 से लेकर कितना? 75 ईस्वी पूर्व तक कौन वंश चलेगा? शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद में कौन वंश आएगा? हो कणव वंश। कौन वंश आएगा? शुंग वंश के बाद कणव वंश आएगा। कोई दिक्कत है ना? 185 से लेकर 75 ईस्वी पूर्व तक। समझ रहा ना? क्योंकि 75 से कौन आ जाएगा? कणव वंश आएगा। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक बोलो? देवभूति। देवभूति को कौन मारेगा? उसका मंत्री। मंत्रिया का नाम क्या रहेगा? वासुदेव कणव। लास्ट में कणव है ना हो, तो वासुदेव जब कणव मारेगा तो अभी कौन वंश का स्थापना हो जाएगा? कणव वंश। कौन वंश? कणव वंश। कणव वंश की स्थापना कब होगा? 75 ईस्वी पूर्व में कणव वंश की स्थापना होगा। कणव वंश के फिर अंतिम, क्योंकि ये वंश उतना बढ़िया नहीं है, इसके अंतिम शासक का नाम क्या है? बोलो? सुशर्मा। कणव वंश का स्थापना कौन करेगा? वासुदेव कणव। 75 ईस्वी में वासुदेव कणव जो करेगा, स्थापना कर दिया। इस कणव वंश में अंतिम शासक कौन होगा? सुशर्मा। सुशर्मा को परास्त कर देगा। कौन? परास्त मतलब हरा देगा। कौन? सातवाहन वंश के सीमुख। कौन? यानी सातवाहन वंश के राजा सीमुख। सातवाहन वंश के राजा सीमुख। पहले मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद में आएगा शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कणव वंश, और कणव के बाद सीमुख। पहले देखो, पहले मौर्य। कौन? मौर्य के बाद बोलो? शुंग। शुंग के बाद कणव। कणव के बाद सातवाहन। क्योंकि इसको कौन बनाएगा? सीमुख न बनाएगा। कोई दिक्कत है? अब सुनो, मगध के सातवाहन वंश में 19 गो शासक हुए। कै गो? क्योंकि सातवाहन के बारे में नोट्स में बताए थे, है उसमें ना? है ना? इन सातवाहन वंश के 19 गो शासक हुए। कचे? सीमुख सबसे महत्वपूर्ण शासक था। बबी है,
सातवाहन वंश का स्थापना कौन करेगा? कौन रहो? जब पहला सिमुक ने जब उसको हराएगा, परास्त करेगा, किसको? सुशर्मा को। सुशर्मा कौन वंश का अंतिम शासक? कौरव वंश का। आप अपना से अपना हिसाब से नोट्स बनाइएगा, ठीक है? बुझा गया ना? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तो नोट से में बुझाएगा, केंगा समझ में आया, केंगा लिखिएगा सब। 19 गो शासक कौना में हुए रे बुआ? सतवाहन में। सिमुक के बाद कौन वंश? कौन? कौरव वंश। कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सुशर्मा को कौन मारेगा? सातवाहन वंश का जो स्थापना करेगा उसका नाम क्या रहेगा? सिमुक। सिमुक किसको मारेगा? सुशर्मा को। अमार कर कौन वंश स्थापना करेगा? सतवाहन। कहाँ सही क्वेश्चन है ये? सुनो, सतवाहन। सतवाहन में कई गो राजा? 19 गो राजा हुए, जी में सबसे पावरफुल कौन था? सिमुक। बुझा गया? भारत में व्याप्त मतलब जो चल रहा है, इस अराजकता का लाभ फलनवा को मारा, फलनवा को मारा, अपने में लड़ कट मर रहा है भारत का। और जब घर फूटे तो गंवार लूटे। बुझा गई? जवार लूटे। घर फूटे तो जवार लूटे। बुझाएगा? जब घर में जब दूगो भाई में जब छिपा बाजी बर्तन बाजी, तो बगल वाला पड़ोसिया का बोल बा, देखा ना भैया एक करता है, तू से हार जाइबा, मारा न कबार फारो। बतिया लस, बड़का भैया से छोटका से आएगा तो कहेगा का छोट भैया तो का भैया भाई है, बड़ भाई का लिहाज करता है, वो करता है नहीं करता? जब बड़ भाई को लाज नहीं है तोरा करे, जब मार कबार फाड़। बुझा गल? दोनों से लड़ा दलस, ओकर काम हो गई। आ लड़ के मर के समझ देखा सब ना। जब विदेशी यात्री बउआ आया, समझ रही हो सब, तो जब आया तो देखा गया है दादा, भारत में एगो राजा दूसरे का टांग खींच रहा है। यहाँ अगर हम लोग थोड़ा सा लोशन लगा दें तो शोषण करने में कोनो दिक्कत ना होगा। बात बुझा गई लो? तब विदेशी यात्री आया, हमनी के जो राजा महाराजा सौकनी के लड़ा के अपने क्या कर लिया? शासन किया। देखो ये देख, स्पष्ट लिखा है, भारत में व्याप्त जो चल रहा था इस अराजकता, जो अराजकता समझ रहा ना, यही सबको कहते हैं। इसी का लाभ विदेशियों ने उठाया और उठाया। पहले विदेशी आया तब प्यार से बतियाया। विदेशी सब देखते हो ना कि प्यार से मिला के बतियाता है। लगता है कि ससुरा उसको दिल में हम जगह दे दें, अपना दूसरे को निकाल कर। और जब दे देने के बाद में ओकरा बात तारा के कहाँ भेजेगा, है ना? हाँ, छेद कर देगा। ये तो याद रही तनिक। भारत पर उत्तर पश्चिम दिशा से विदेशी आक्रमण हुआ। कौन दिशा से? उत्तर पश्चिम दिशा से बाबू कौन आक्रमण होगा? विदेशी आक्रमण होगा। कौन आक्रमण होगा? विदेशी। कहियो कल नहीं, समाप्त आज होगा। एक बाद पार्थियन आएगा। कौन आएगा? पार्थियन। सुनिएगा, पार्थियन पलाव का हो गया, बस थोड़ा सा तो होकबे करेगा। पार्थियन, शक, सतवा नहीं तो होइए गल। अब कहाँ ज्यादा पेज बा? कई गो पेज है? बाउंस कर रहा है, करेगा बाउंस। पार्थियन जो है पहलव वंश है। कौन है? पहलव। आने हिंदकुश और सुलेमान पर्वत को पार करके यही भारत आए थे। देखो अब हम जो पढ़ने वाले हैं सब विदेशियों के बारे में। कौन? विदेशी। देखो भाई, पार्थियन का है, विदेशी है। कौन पर्वत को पार करके आया, है ना? और भारतीय संस्कृति में अपने आप को आत्मसात कर लिया। पहले आएगा के ऊपर शोषण करे के बाद जवन कल्चर है उस कल्चर में ढल जाइए, और ढलने के बाद तो बल्ले बल्ले है। वही किया सब। इसके शासक को गोडो फर्निस, क्या नाम है? गोडो फर्निस ने 26 वर्ष तक पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर पर राज किया और भारत पर 45 से लेकर 19 ईस्वी पूर्व के लगभग शासन किया। बात बुझा गया? ये सब विदेशी आक्रमणकारी है जो भारत पर शासन करेगा। उसके राज में जानते हो कौन आता था? कंधार, काबुल, तक्षशिला, ये सब शामिल हो गया। सबको अपने आप में ले लिया, राज में ले लिया, सब पर राज करने लगा ये सब विदेशी। कौन विदेशी? पार्थियन।
कब से कब तक, है ना, 45 से लेकर 79 ईस्वी पूर्व तक लगभग राज करेगा। एक पार्थियन, है ना, जो ईसाई पादरी काची, ईसाई पादरी सेठ थॉमस इसी काल में भारत आया था। ईसाई पादरी यानी ईसाइयों का सबसे प्रमुख, समझ रहा है ना, जो पादरी मतलब जो जैसे हम लोग हिंदू धर्म में पंडित होता है, इस्लाम धर्म में मौलवी होता है, इसी तरह सिख धर्म में क्या होता है, पादरी होता है। यही समय में वो भारत आया था। एक बाद आएगा विदेशी यात्री जाने का नाम रहेगा शक। क्या रहेगा, शक। शक के बारे में जानिएगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, शक। शक घुमंतु जाति के यूची कबीला का लोग था जो कि मस्ट VVI है, पूछेगा शक के बारे में। क्या है वो, शक मस्ट VVI है, बता दे रहे हैं। शक घुमंतु जाति के लोग, तो घुमंतु समझ रहा ना, खाना बदोश। बोल बाबू क्या क्वेश्चन है, ये ईसाई में होता है बाबू, गलती से बोल दिए होंगे, आई एम सो सॉरी। शक घुमंतु जाति के लोग थे जो यूची कबीला नामक अन्य घुमंती जाति के दूसरे लोगों ने इन्हें इसकी मातृभूमि से खदेड़ दिया था, जो कि मस्ट VVI क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। शक कौन जातु, इसको यूची कबीला के लोगों ने किसको खदेड़ा था, घुमंतु जाति के। घुमंतु जाति के शक को किसने खदेड़ा, यूची कबीले के लोगों ने। किसने, यूची कबीले के लोगों ने जब इसे खदेड़ा इसके मातृभूमि से, जब एक खदेड़ा तो वो खदेड़ दिया तो भागा। अब भागने के बाद सिंधु को अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया, सिंधु नदी के पास आकर बस गया। और शकों ने भारत के अन्य भागों, सुन लो, सिंधु नदी के पास पंजाब पड़ता है ना, आकर के वहां बस गया। अब बसने के बाद सुनिए, पंजाब, पंजाब के बाद में कठियावाड़ हुआ था ना, गुजरात में कठियावाड़ पड़ता है जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर नामक गांव में, ठीक है। तो यही पंजाब, कठियावाड़, सौराष्ट्र वही पड़ता है बगल में, सौराष्ट्र। कल बताए नहीं थे वहां पर सौराष्ट्र के बारे में, वो एक राजकुमारी के बारे में, है ना, राजकुमारी। सौराष्ट्र के बाद उज्जैनी, उज्जैनी के बाद मथुरा, और इस पर अधिकार किया, किसने अधिकार किया, शकों ने अधिकार किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बाद इसमें सबसे VVI देखो यहाँ लिखा गया है पहले से, ये शकों ने अपने आप को क्षत्रप प्रणाली, जो नोट्स में दिए थे, नोट्स में किसने अपने आप को क्षत्रप कहा, शकों ने कहा, नोट्स में है ना, देखो रुद्रदामन, कवन, रुद्रदामन के बारे में हमने बताया है, जो 130 से 152 ईस्वी तक लगभग राज करेगा, ये प्रसिद्ध शासक रहेगा। शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन, रुद्रदामन। ये महाक्षत्रप, अपने आप को महाक्षत्रप बताएगा। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, कौन अभिलेख, गिरनार अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी मिलता है, जो कि हम नोट्स में बताए थे, बताया है ना। सुदर्शन झील का मरम्मत की जानकारी किसे, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख है। लड़की पूछेगा सुदर्शन झील का मरम्मत की जानकारी किसके अभिलेख से मिलता है, रुद्रदामन के कौन अभिलेख, गिरनार अभिलेख से मिलता है, याद रखिएगा इतना सा। एक बाद नेक्स्ट टॉपिक है शक, है मिलता है ना, उसमें गुजरात, मालवा, कच्छ और कोतन शासक किया। एक बाद है सतवाहन वंश आएगा, कौन, इनमें से बहुत तुम लोग पढ़ लिए हो। हाँ, सतवाहन वंश सही है। तुम लोग आज क्यों 10:15 में कर रहे हैं, तो हम का जागल बने, हम सुतल बने। राम जी के रथ को बहुत दूर तक हम खींचे हैं। जेकरा जिसको जिसको जाना है क्लास से उठकर चला जाएगा, जाओ अभी। सुन, पहले पैसा कब ले जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी समझ। देखो सातवाहन वंश बाबू के बारे में कहा जाता है ना, सातवाहन वंश मतलब विदेश मूल के नहीं होकर के हमारे भारत के ही थे। कहाँ थे, भारत के, पूछेगा, ठीक है। देखो ये विदेशी ना होकर के स्वदेशी मूल के थे, स्वदेशी मतलब भारत के। कौनो वंश के अंतिम शासक,
कौन वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कर सिमुक जो हत्या किया था ना, बताए हैं उस नोट्स में, सिमुक ने हत्या करके किस वंश की स्थापना किया? सतवाहन वंश की स्थापना किया। और सतवाहनों ने गोदावरी व कृष्णा नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र को जीता था। कौन क्षेत्र को? गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, उसको जीता था। और जो आंध्र प्रदेश कहलाता था, जो अभी आंध्र प्रदेश है ना, यही आंध्र प्रदेश जो है इसी को जीता था। जो आंध्र प्रदेश के उधर गोदावरी पड़ता है, इधर कृष्णा नदी पड़ता है, उसी को ये जीता था। समझ रहे ना? इन्हें आंध्र सतवाहन कहा जाता था। ये आंध्र सतवाहन क्योंकि उसके एरिया का नाम आंध्र प्रदेश पड़ा, इसीलिए इसको आपको सतवाहन को आंध्र सतवाहन कहा जाता था। संभवतः इसके समय माता का विशेष महत्व होता था, यानी मातृ प्रधान राज था। माता समझ रहे हो ना, मम्मी का, इसलिए सभी शासकों के नाम के आगे माता का नाम मिलता है। जितना शासक है सतवाहन वंश में, उसके शासक के नाम के आगे किसका नाम मिलता है? मम्मी का नाम मिलता है, नहीं माँ का नाम मिलता है। कोई दिक्कत है? आगे सुनिए। सतवाहन वंश के राजाओं द्वारा कई अभिलेख स्थापित किए गए थे। सतवाहन वंश के जो राजा है वो कई गो अभिलेख लिखवाया। अभिलेख समझ रहा है ना, जो खुद का लिखा जाता है ना, स्थापित किए जाए थे, जो इसके इतिहास पर प्रकाश डालता है, इतिहास के बारे में। जैसे सतकर्णी प्रथम, कौन आएगा? सतकर्णी। लगभग 20 ईस्वी पूर्व में शासक बनने वाला पहला राजा रहेगा, है ना। सतकर्णी जो है प्रथम रहेगा। सतवाहन वंश का सर्व प्रतापी राजा रहेगा, जो कि हमने नोट्स में आपको बताया है ना, है ना। सर्व प्रतापी मतलब सबसे पावरफुल, कचे सबसे पावरफुल। इसकी पत्नियां के नाम है, पत्नी का नागनिका। कौन है? नागनिका, जो पूना के पास, ये पूछेगा इसकी पत्नी का नाम क्या है? किसकी पत्नी का नाम? सतकर्णी प्रथम की वाइफ का नाम है नागनिका। नागनिका सुनो क्या करवाई है ना, पूना के पास नाना घाट अभिलेख लिखवाया। कौन लिखवाया? नागनिका। किसके पास? पूना के पास एगो अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का क्या नाम है? नाना घाट। सतकर्णी के बराबर। सतकर्णी ने किसको किसको जीता? बरार और मध्य प्रदेश को जीता, है ना। इसके बाद में सतकर्णी एक क्या था? प्रथम, है ना। हो एक बात सुनिए, यही ना बताएं। एक बाद है गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो इसके बारे में हमने नोट्स में चर्चा किया है, तो ये में देख लीजिएगा, पूरा इसमें दिया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी डाल करके पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में डायरेक्ट पूछ सकता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ये महान शासक था, जो नासिक गुहा लेख में इसने साम्राज्य विस्तार को इंगित किया, बताया और लिखा जाता है। ये नोट्स में जो नहीं था, यही गौतमी पुत्र सतकर्णी के घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। कई समुद्र? 3, यानी तीनों एरी जो भारत से इधर उधर इधर तीनों समुद्र की ओर ले जाता था। इतना प्रतापी शासक था, चारों ओर ही अपने घोड़ा को ले जाता था। समझ रहे हो ना। इसने लगभग 24 वर्ष तक राज किया। 106 से लेकर 106 से लेकर 130, 24 वर्ष ना होगा हो। सीधा चल रहा था ईस्वी की ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, ईस्वी 6 से 30 न रहे भाई। इसने मालवा, कठियावाड़, गुजरात, राजपूताना सभी भागों को जीत लिया था। ठीक है। एक बाद आएगा वशिष्ठी पुत्र का नाम रहेगा पुलुमावी। क्या रहेगा? पुलुमावी। पुलुमावी 130 से 154, 30, 20, 50 आचार कई बरिस? 24 बरस तक। इसका विवाह जानते हो? पूछेगा। पुलुमावी का विवाह किससे हुआ? रुद्रदामन की पुत्री से ही हुआ। रुद्रदामन की पुत्री से उसने नासिक गुहालेख लिखवाया। पूछेगा नासिक गुहालेख किसने लिखवाया? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। कौन? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो है ना, वो लिखवाया नासिक गुहा अभिलेख। ये तो रुद्रदामन की पुत्री से बिया हुआ था, वो न लिखा है। इसके बारे में बात कर रहा है तो वो न लिखवाएगा हो। यज्ञ श्री सतकर्णी के बाद सतवाहन वंश का क्या हो गया पता, यानी सबसे अंतिम शासक यज्ञ श्री सतकर्णी। एक बाद सतवाहन वंश समाप्त। सतवाहन समाप्त होगा तो कौन आएगा? कुषाण वंश। कौन आएगा? उंगली है, अंगूठा है, कट गया। कुषाण वंश। कौन वंश? चीन में महादीवार बनाने के कारण, चीन का महादीवार है ना, अरे 7 गो विश्व का 7 गो अजूबा में आता है ना, चीन का महादीवार। सुन लो काहे खातिर बन रहा है। चीन का महादीवार बनाने के कारण हुर्नों का आक्रमण, जो विदेशी हुर्न थे वो इधर नहीं आए। इसके लिए हुर्नों ने अपने पड़ोसी कबीले
यूची को पश्चिम की ओर खदेड़ा था और इसी कारण कुषाण इस यूची कबीले की एक जो है शाखा थी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है शाखा थी जो भारत में कुजुल कटफिसस, ये इंपॉर्टेंट है, कौन, कुजुल कटफिसस 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी से कुषाण वंश की स्थापना किया। पूछे उस नोट्स में है ना ये कि कुषाण वंश की स्थापना किसने किया, कुजुल कटफिसस, है ना। जो इसके बाद शैव मतलंबी, है ना, कटफिसस शासक बना। शैव मतलंबी का मतलब हुआ शैव धर्म को मानने वाला। कौन धर्म को, शैव। शैव देखो, चलाओ ना नैनो से बानरे, गाना सुने थे तो नैनो से बान, यही से एगो हम आपको ट्रिक से एगो चीज याद करवा दे रहे हैं। चलाओ ना नैनो से, भगवान शंकर के कई गो नेत्र, त्रिनेत्र यानी तीसरा नेत्र, जहिया खुलल समझिए गए। तो चलाओ ना नैनो से बाने, नैना नैना त्रिनेत्र। तो जब नैनार कहेगा, नैनार का कहेगा नैनार, तो समझिएगा कि भगवान शिव के बात होता, याद हो गए। चलाओ ना नैनो से बांधे, नैनार कहेगा तो किसके बात हो रहा है, भगवान शिव। तो भगवान शिव को मानने वाले को नैनार, याद भाई, शिव को मानने वाले को, और विष्णु को मानने वाले को, वेरी योर आइडेंटिटी कार्ड। भगवान शिव को मानने वाले को नैनार, और भगवान विष्णु को मानने वाले को अलवार। काची होता है, अलवार। अभी थोड़ा देर रुक जाओ। भगवान शिव को मानने वाले को, भगवान विष्णु को मानने वाले को अलवार। तो बताओ ये जो था कुजुल कटफिसस, वो कैसा था, शैव मतलंबी था। शैव मतलब यानी शिव धर्म को, शैव को मानता था, भगवान शिव को मानता था। बुझाए लेकर मतलब सुनिए। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था, बताए हैं पीछे भी, जो 78 ईस्वी पूर्व में सम्राट बना, 101 तक शासन किया। कनिष्क ने चीन को भी विजित किया, मतलब उसको जीता। चीन से 2 राजकुमार भारत आए थे, जिन्होंने भारत के नाशपाती और आलू की खेती शुरू की। आलू नहीं, आलू, कच्चे आलू, नाशपाती और आलू, है ना, आलू लिखना चाहिए, आलू होता है। कनिष्क ने कश्मीर से कनिष्कपुर तक नगर बसाया था। किसने बसाया, कनिष्क। कश्मीर से लेकर कनिष्कपुर तक वो अपना नाम पर लिखा, कनिष्कपुर नगर बसाया। उसके द्वारा किए जाने वाले युद्धों में तंग आकर उसके ही सेनापति ससुरा उसको क्या कर दिया, बौद्ध साहित्य के अनुसार उसको मार दिया। समझ रहे ना, कहा कि ससुराई बहुत अति किया है, कौन, कौन, कनिष्क, इसीलिए उसके सेनापति मार दिया। ना रहेगा बांस ना बाजेगा, ठीक है। और उसके सेनापति ने उसको मार दिया। और उसके कनिष्क के बाद उसका कुषाण वंश का अंत क्या लिखा है, यौधेयों द्वारा किया गया, मतलब समाप्त किया गया। ये छोड़ दीजिए, आर्थिक जीवन के बारे में उतना कुछ नहीं है, है ना। धार्मिक जीवन देख लीजिएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो बताया है। कनिष्क कौन धर्म मानता था, बौद्ध धर्म। जो उसके बाद उस समय ही कश्मीर के कुंडल वन में, कौन वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कौआ चौथा बौद्ध संगीति, कौआ बुआ चौथा बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति समझता है सब, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बुला करके एक जगह बैठा करके और चर्चा होता है, जो सबको एक जगह बैठा करके समिति बैठाया जाता है, उसको बौद्ध संगीति कहते हैं, ठीक है। उसके समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ये बताए थे कि कुषाण कनिष्क के समय कौन सा शाखा बढ़ा, वह बताए थे बौद्ध धर्म के 2 गो, एगो हीनयान एगो महायान। तो कौन शाखा बढ़ा था, बोलो कौन शाखा बढ़ा, हीनयान की महायान, कौन, महायान शाखा बढ़ा यार, गजब वाला यार। कला और स्थापत्य की बात करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो बहुत क्या था, बहुत जबरदस्त था। अनेकों स्तूप और विहारों का निर्माण किया गया। बौद्ध विहार कल बताए थे ना, गंधार और कला शैली 2 गो, ये बहुत भी यही है, गंधार कला शैली। कौन सा गंधार, सुनो, ये मूर्ति बनाने की कला है, जो कि मस्त भी है। ये पूछेगा गौतम बुद्ध की इसमें कैसे मूर्तियां बना है। कुषाण काल में विकसित कला गंधार कला शैली, जो ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू, यूनानी आदि नामों से इसको पुकारा जाता है, इतना इसका नाम है। गंधार कला शैली को ग्रीको रोमन, कौन रोमन, कौन रोमन, ग्रीको रोमन, कौन रोमन, ग्रीको रोमन। देखो है ना, पहला नंबर ग्रीको, दूसरा नंबर, बाप रे बाप,
ग्रीको बुद्धिस्ट कौन? इसको 2 बार स्कैन किया है इसीलिए हाईलाइट दिख रहा है। हिंदू यूनानी इस नामों से पुकारा जाता है। किसको पुकारा जाता है? कुषाण नहीं, गंधार शैली को। गंधार शैली को कौन नाम से? ग्रीको रोमन पूछे तो छोटो। ग्रीको रोमन के बाद ग्रीको बुद्धिस्ट। अरे बुझा गया। एक काला शैली है ना मूर्ति बनाने का। आदि मतलब आवरी एगो दूगो तीनगो आवरी नाम बा। आदि मतलब इत्यादि और ही एगो दूगो नाम से जाना जाता है। काची? अच्छा एक आदमी पूछो, एगो दिमाग है ना, बोलो क्या चीज? देख बाबू, गंधार शैली क्या है? गंधार शैली एक मूर्ति बनाने की एक कला है, एक शैली है, एक स्टाइल है कि हे स्टाइल में मूर्ति बना। गौतम बुद्ध के बाल को लहरा दिया गया। गौतम बुद्ध को यूनानों के देवता है, यूनानों के देवता अपोलो के जैसन एकदम सुंदर लड़की जैसन बना दिया गया। मूछ गायब कर दिया गया, एकदम चेहरा खिला दिया गया। एकदम जो है जिस तरीका का लड़की सुंदर आकर्षक दिखती है उस तरीका के गौतम बुद्ध को दर्शा दिया गया। तो ये सब क्या है? स्टाइल है। दूसरी स्टाइल में देखा गया कि गौतम बुद्ध को एक साइड में यहाँ दुपट्टा रख दिया गया है ना। दूसरा स्टाइल में देखा गया कि गौतम बुद्ध के बाल को क्या बना दिया गया? घुंघराला बना दिया गया। इस तरीका का स्टाइल है अलग अलग। बात बुझाया बाबू? बुझाई लो तब सुनिए, तब बुझा गए। गंधार कला शैली क्या है? कला यानी मूर्ति बनाने की क्या है? शैली है। समझे? देखा पूछेगा, ए लड़की पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देख लेना सब। यह कला शैली का मुख्य केंद्र भारत के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र था। कौन हो? भारत के उत्तर पश्चिम, जिसको गांधार क्षेत्र कहा जाता था। कहाँ था ये? कहाँ से फेमस भइल? नाम में ही छुपल बा। का कही यार, मन करता ना हम किडनी निकाल लिया। पर गांधार कला शैली कहाँ है? गांधार में। कहाँ? गांधार कहाँ पड़ता? भारत के उत्तर पश्चिम ना पड़ेला? भारत के पूछेगा, भारत के कहाँ पर है? गांधार में। गांधार भारत के कौना वाली? उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में है। समझ रहा ना? और गांधार शैली में निसंदेह सुन लो कौन कौन? यूनानी लोग आए, रोमन लोग आए और हेलेनिक कलाओं का प्रभाव था। परंतु इस कला का विकास भारत में यूनानियों अथवा रोमन ने नहीं किया। कौन किया? बल्कि वर्ण मतलब बल्कि एक कला के क्षेत्र में उनकी परंपरा को निभाने वाले शकों और कुषाणों ने किया। कौन वंश के राजाओं ने? शकों और कुषाणों ने। कनिष्क के समय महात्मा बुद्ध की बहुसंख्या मूर्तियां का निर्माण हुआ। बहुत ज्यादा समय में इनका मूर्ति का निर्माण हुआ। इस समय जो मूर्तियां बनी थी उसमें अधिकांश मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी प्रभाव का सम्मिश्रण था। मतलब अपन भारत के भी प्रभाव और विदेश की प्रभाव दोनों को मिश्रित करके मूर्तियां को क्या किया गया? बनाया गया। जो कि देखो इसमें किस तरीके का बनाया गया, जो दिखाया कहा गया हो प्रभाव था। मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी प्रभाव, इस प्रभाव के अंतर्गत बनी हुई मूर्तियां। यहाँ से पूछेगा कि कैसे मूर्ति बने? भारत के गांधार प्रदेश पेशावर के निकट का काबुल घाटी के निचले भाग और सिंधु घाटी के ऊपरी भाग में पाई गई। और इस कला शैली का विकास भी यही हुआ। कहाँ हुआ? गांधार में। और इसी कारण इसको गांधार शैली के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। गांधार शैली के यहाँ से बाबू लगा लेना, जब लिखना सब ना तो यहाँ से स्टार देकर लिख लेना, यहाँ वाला नीचे वाला, क्योंकि ये नीचे वाला इंपोर्टेंट है। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां सुन लो कैसे बनाया गया। बुद्ध की मूर्ति को इतना सुंदर बनाया गया, आप लोग के जैसा इतना सुंदर बनाया गया, तुम लोग के जैसा इतना सुंदर बनाया गया, इतना हाँ तुम्हारे जैसा। कह रही है हमारा को बोलिए। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का बाबू प्रयास किया गया। पूछता है कि वे यूनानियों के सौंदर्य के देवता यानी सुंदरता के देवता किसके भांति? अपोलो के भांति। देख अभी बताया है ना, अपोलो के जैसा देखते हैं। वस्तुतः गांधार कला के तहत मतलब इसके अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों
की संख्या मूर्ति बहुसंख्या मूर्तियां, मतलब जानते हो इसका मतलब है गांधार कला के अंतर्गत बुध के बहुत सा ज्यादा और बुध से संबंधित जो बुद्धिस्ट तत्व थे, मतलब और भी मतलब लोग थे, उन लोग की बहुत ज्यादा मूर्ति बना। लेकिन गांधार कला शैली में जो बुध की जो मूर्ति बना वो क्या बना, बहुत ही जबरदस्त बनाया गया। समझ रहे हो ना, एकदम सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास किया गया। यूनानी के देवता, सौंदर्य के देवता, मतलब सुंदरता के देवता किसके जैसा, अपोलो के जैसा। यही से संबंधित मथुरा में एगो कला आएगा जिसका नाम रहेगा कौन सा कला शैली, मथुरा कला शैली। जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से क्वेश्चन आता है ना। मथुरा कौन कला शैली, बिना मनो के कोनो कोनो काम होला बाबू। अच्छा इसका मतलब जो है देखो अमन बानू मथुरा कला शैली सुन लो ए बाबू, ओकरा उल्टा कुषाण शासक कनिष्क था ना मथुरा साइड का, हुविसक और वासुदेव ने इस कला में मथुरा कला को सर्वोत्कृष्ट विकास किया। यानी सबसे ज्यादा मथुरा शैली का आरंभ ए एल वासम के अनुसार कहा जाता है कि संभवतः ईसा की पहली शताब्दी में हुआ। कब हुआ, ईसा के पहली शताब्दी के अंत में हुआ। यद्यपि है ना कुछ जो है कवन, कुछ विद्वान इसकी तिथि और बाद में निर्धारित करते हैं कि बाद में हुआ था, अर्थात ईसा की पहली सदी में इसकी प्रगति हुई होगी। और इस शैली में यहाँ से इस शैली के आगे अपने आने वाले समय में भारत की मूर्ति कला की शैलियों में श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। कौन शैली को, कौन शैली को, मथुरा कला शैली को। गुप्त काल में विकसित श्रेष्ठ मूर्ति कला शैली को वस्तु मथुरा कला शैली कहा जाता है। गुप्ता डायनेस्टी में गुप्त काल में मथुरा शैली आएगा और ये विकास हुआ। और मथुरा शैली में निर्मित जो मूर्ति है वो मूर्ति जो है ना बहुत जबरदस्त थी। मथुरा और गांधार शैली में एक अंतर है। अंतर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जब लिखिएगा ना तो कहिएगा दोनों में क्या अंतर है। मथुरा और गांधार कला शैली में अंतर यह है कि मथुरा से कुछ ऐसी बोधिसत्व मतलब बुद्ध की प्रतिमा मिली है, मतलब मूर्तियां मिली है, जिन पर कनिष्क संभवतः 78 ईस्वी पूर्व की आरंभिक तिथि का लेख खुदा गए थे। इसके विपरीत गांधार कला शैली में एक पर भी कोई परिचित संभवतः नहीं है, अर्थात कुछ मूर्तियां पर जो तिथि दी गई है वे पहली से तीसरी सदी के हैं। कहुआ से, अर्थात जो है मथुरा कला शैली जो है पहली से तीसरी सदी में आया और जो गांधार कला शैली था वो लगभग कितना 78 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में आया होगा। अतः इस दृष्टि से मथुरा की बौद्ध प्रतिमाएं प्राचीनतम होती है। पहले कौन आया होगा, मथुरा कला शैली, क्योंकि है 1 ईस्वी से लेकर 3 ईस्वी तक का बता रहा है, 78 ईस्वी का बता रहा है। तो पहले कौन आया होगा, मथुरा कला शैली, और बाद 78 में आया होगा गांधार कला शैली। समझ रहा, मथुरा कला शैली में निर्मित मूर्तियों की विशेषता क्या थी, सुन लीजिएगा, ये पूछता है विशेषता क्या था। मथुरा के पड़ोस में रूपवास और अन्य खानों में बहुत सारी बढ़िया लाल बलुआ पत्थर, यहाँ से आएगा कि मथुरा कला शैली में जो मूर्ति बनती थी वो काची का बनती थी, तो लाल बलुआ पत्थर का। काचे, अरे बाबू जहाँ जौन मिली ओकरे नु बनी हो, तो मथुरा में लाल बलुआ पत्थर देखे लो भगवान वगैरह का मूर्ति थोड़ा सा लाल कलर के हो, बलुआ पत्थर वाला जो बना होता है तो वही वाला लाल बलुआ पत्थर के बहुतायन। बहुतायन का मतलब होता है बहुत ज्यादा संख्या में। देखो हम पढ़ावत नहीं अपने बारे में सोचती है। बहुतायन मिलता था और मूर्तियां भी इसी पत्थर से निर्मित है। बाप बता रहे, अगर इस चैप्टर का टेस्ट ले ली जेकर जेकर कम आई बता रहे हैं कि डंडा से स्वागत करेंगे, अभिनंदन। बजा गया ना, इसीलिए तैयारी रखिए अपना टेस्ट का। यही सप्ताह में टेस्ट ले वाला मेरी भी इतवार है, एक बाद नहीं, कल बंद नहीं रहेगा, क्लास खुला है। बंद होगा तो लगातार 7-8 दिन बंद होगा, क्योंकि हम जाएंगे ताजमहल देखने के लिए आगरा। देखो बाबू, बहुत ऐसे बच्चा और बच्चिया इतना अति कर दिया है बैच में कि किसी को कहीं ले जाने लायक हम नहीं बचे हैं। जब यहाँ पर बच्ची जब पढ़ रही है क्लास में तो जा करके किसी पर अलछन क्या बोलते हैं लगा रही है कि संस्कार में पढ़ने वाली लड़कियां ऐसे वैसे है।
तो फिर कहीं ले जाएंगे तो फिर दिक्कत है, इसीलिए हम अपने हिसाब से कोई अब काम करेंगे। बात बुझा गया ना? क्योंकि जब दूध से मुंह जलता है तो माठा को भी फूंक करके पिया जाता है, समझ रहा ना? यही बात है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें आप ही लोग का क्लास के ही लोग हैं जो कि इस हाँ मथुरा के परोस। चलो बोलो, मथुरा कला शैली, अरे हो गई भाई। मथुरा कला शैली में कैसा पूछेगा, मथुरा कला शैली में कैसा मूर्ति मिलता था? वो कैसा मूर्ति? लाल बलुआ पत्थर का पूछेगा, समझ रहा ना? बहुतायन मतलब बहुत है, और मूर्तियां भी इसी पत्थर से निर्मित है। अरे बाबू, जहाँ जन मिली होगे ना बनी जन है, जन लाल बहुलुआ पत्थर है, जो कि इम्पोर्टेंट है। बुद्ध की प्रतिमाओं के चेहरे और दिव्य प्रकाश को चक्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रकाश मथुरा कला शैली के। तो देखिएगा, जावना शैली में मथुरा शैली कैसे, बुद्ध के मूर्ति हो गया, उसके पीछे देखिएगा चक्र, उसके पीछे नहीं होता है चक्र, और उसमें से प्रकाश निकलता हुआ दिखाया गया है, समझ रहे ना? मथुरा कला शैली में। और इस कला में नमूने इंद्रिय सुख और सौंदर्य को व्याप्त किया गया है। स्त्रियों की मूर्ति भी है सुंदर सुंदर, इंद्रिय सुख मतलब वही औरत वाला, ठीक है। स्त्रियों के गोल और सुडैल वक्ष है, वक्ष का मतलब स्तन होता है। स्त्रियों के गोल और सुडैल वक्ष बताया गया, भारी और उभरे हुए कुल्हा बताया गया है, जो कुल्हा बनाया गया यहाँ का, उसको उभार करके मतलब चौड़ा, और कमर पतला, अरे कुल्हा कमर है ना। स्त्रियों की प्रजनन शक्ति के प्रतीक है, ऐसे बताया गया है कि स्त्री जो है प्रजनन शक्ति के क्या है? प्रतीक है। अपितु स्त्री शरीर के सौंदर्य को भी प्रदर्शित किया गया है कौना कला शैली में? मथुरा कला शैली में, बुझा गया? यानी स्त्री को बहुत सुंदर से सुंदर दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आगे सुनिएगा। और इसी तरह महात्मा बुद्ध प्रायः मुंडित शीश है। मथुरा कला शैली में बुद्ध के क्या बताया गया है? शीश को पूछेगा कि कौना कला शैली में भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के शीश को मुंडित किया गया है, मतलब छील पट्टी, कौना में? मथुरा में, है ना। उनके मुख पर मूछे भी नहीं है, मूछ, गौतम बुद्ध के मूछ नहीं है, ना मूछ बा ना बाल बा, कौना में? मथुरा कला शैली में। मूर्तिया का एक कंधा खुला और एक ढका है, एगो कंधा खुला है और एगो कंधा पर इस तरीका का, देखिएगा गौतम बुद्ध के इस तरीका का, एक साइड में जो है इस तरीका का वो यहाँ पर वो कपड़ा मतलब दुपट्टा जो भी है एक साइड में रखा गया, एक साइड का कंधा क्या है? खुला है, और एक साइड ऐसे रखा गया है, समझ रहा ना? आगे सुनिएगा। मथुरा शैली यथार्थ की अपेक्षा आदर्श मतलब आइडियल, प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के रूप में, और आध्यात्मिक यानी अध्यात्म के भावना को प्रधान देती है कि नहीं भाई, जब बुद्ध है तो जब इतने बड़े विद्वान थे तब वो स्टाइल नहीं मारते होंगे, मूछ नहीं रखते होंगे, इसीलिए उनको दर्शाया गया है एक साधु संत के रूप में। यानी बाल को छील दिया गया है, बाल नहीं है मुड़ी में, मूछ नहीं है, एक कंधा पर वो कपड़ा रखे हुए, ऐसे दर्शाया गया है, समझ रहा ना? एक बाद बाबू तीसरा शैली आवेला जना का नाम है अमरावती कला शैली का। जे तीसरा के बाद चौथा नहीं है। कुषाण कालीन मथुरा और गंधार शैली से अलग है, जिसका नाम है, पता बा? थोड़ा सा समझ। देखो बाबू, जो काम जो है ना, जो अपने जीवन के लिए होता है, उसको करने में थोड़ा सा दर्द तकलीफ होता ही है। सिनेमा में अभी दिखावे लगे एक बाद तो बहुत आनंद आएगा। अच्छा रुक जालो, यहाँ पर अभी कौन सा मूवी आया मनीष? धुरंधर 2 इसमें है 15 GB का, है ना। अभी 5 मिनट होगा, ट्रेलर दिखा दे, देख लिया है ना, देख ला पहले जा तुम सुना। तब कुषाण कालीन मथुरा और गंधार शैली से अलग दक्षिण भारत की एक शैली है, देखो है ना, अमरावती कला शैली। कवन? दोनों से अलग अमरावती। यह शैली द्वितीय शताब्दी के बाद में इसको क्या हुआ? जन्म हुआ, है ना। और गोदावरी नदी के मुहाने पर विकसित हुआ। पूछेगा ये कहाँ हुआ? गोदावरी नदी के मुहाने पर। और अमरावती शैली भरहुत, गया और सांची और बाद में गुप्त और पल्लव काल में जोड़ने वाली ये क्या है? शैली है, जो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद इस कला की विशेषता पूछेगा, जो विशेषता है ना तीनों का वो पूछता है। इसमें बौद्ध प्रतिमा के साथ साथ स्त्री पुरुष की भी मूर्तियां बनी। अमरावती कला शैली में सिर्फ बुद्ध की नहीं, बुद्ध के साथ साथ में किसकी प्रतिमा बनी? स्त्री और पुरुष की भी प्रतिमा बनी। सुन लो बुआ, देख लेना टोपी वाला भाई, है ना। और
यहाँ के कलाकारों का आदर्श था कि काला को कला के लिए, यानी काला को काला के जैसा दिखाया जाए। अतः हाव भाव शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से ये मूर्तियां समकालीन सभी मूर्तियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी जितना कला की शैली की मूर्तियां है इसमें सबसे अच्छा स्त्री सौंदर्य भाव, मतलब स्त्री का सुंदरता की भाव मुद्रा मथुरा कला शैली में सब क्या है, उससे भी ये बढ़िया है, अच्छा है। सबसे जबरदस्त यही शैली है। कौन शैली? अमरावती कला शैली। मूर्तियां में सुन लो, वैराग्य की भावना भक्ति को दर्शाया गया है। जैसे गौतम बुद्ध को वैराग्य को दिखाया गया है ऐसे करके कि नहीं वो बैठे हुए हैं, वैराग्य की भावना में बैठे हुए हैं। इस शैली का एक और प्रमुख विशेषता है, सुन लो भाभी, ये शैली पूछेगा तो सफेद संगमरमर के पत्थर का ताजमहल काची से बना हुआ है, यही सफेद संगमरमर से बना हुआ है ना। तो ये जो है अमरावती कला शैली जो है ये भी आपको सफेद संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अमरावती की कला में पशुओं और पुष्पों का भी बाबू अभूतपूर्व चयन किया गया है, मतलब पशु और पुष्प वगैरह को दिखाया गया है। इस शैली की एक विशेषता यह है कि यह शैली अपने देश की मिट्टी से उत्पन्न हुई। कहाँ पर? देश की मिट्टी से उत्पन्न हुई और इसके बाद में यह वर्धित हुई और कलाकारों ने समाज और धर्म की क्या लिया, प्रेरणा लिया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य आता है। कौन साम्राज्य? ढेर तो नहीं है, समाप्त हो जाता है। चलिए ठीक है, तो यही तक रहने देते हैं भाई। एक बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 5, 6, 7 में आएगा। ठीक है।